इस वीडियो में हम लोग वॉल्टर मॉड्यूल करने वाले हैं। तो आ जाइए आप लोग भी वॉल्टर मॉड्यूल में, तो ध्यान दीजिए। ये हम लोग वॉल्टर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड के लिए दो थ्योरी होता था, एक इररिलेवेंट थ्योरी, एक क्या होता था रिलेवेंट थ्योरी। तो इररिलेवेंट में क्या होता था, जहाँ पे डिविडेंड बांटने या ना बांटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, उसे बोलते थे इररिलेवेंट थ्योरी। बट जहाँ पे रिलेवेंट थ्योरी ये चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, रिलेवेंट थ्योरी का पार्ट, इसमें क्या कि डिविडेंड बांटेगा या ना बांटेगा उससे फर्क पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का रिलेवेंट थ्योरी हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग वॉल्टर मॉड्यूल में सबसे पहले क्या देखने वाले, तो एजम्पशन देखने वाले। एजम्पशन क्या होता है वॉल्टर मॉड्यूल के लिए, आ जाइए। सबसे पहले ये क्या हो गया हम लोग का एजम्पशन हो गया। इस एजम्पशन में फर्स्ट एजम्पशन क्या दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ है ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होगा सिर्फ वो रिटेन अर्निंग के द्वारा ही फाइनेंस किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ फर्दर कैपिटल इशू नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग के द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एजम्पशन। एजम्पशन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न एंड केई। रेट ऑफ रिटर्न और केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। तो ये हमेशा ही क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। रेट ऑफ रिटर्न एक तरह से सेम रहने वाला है, फिर केई जो होगा वो भी हमेशा सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। उसके बाद जो मार्केट दे रखा हुआ है, तो मार्केट क्या दे रखा हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। फिर नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे कुछ भी टैक्सेस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग के पास एजम्पशन कितना हो गया, तो एजम्पशन 4 हो गया। फर्स्ट नंबर पे क्या था कि जितना भी अर्निंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग के द्वारा होगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा केई, ये दोनों कांस्टेंट रहने वाला है। फिर परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा। फिर नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है। और 5वां नंबर का क्या हो गया, तो 5वां में नो फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होगा। और जो फर्म का लाइफ होगा, जो भी बिजनेस का लाइफ होगा वो परपेचुअल रहने वाला है, तो वो हमेशा के लिए रहने वाला है। तो ये हम लोग का सबसे पहले थ्योरी पार्ट में एजम्पशन हो गया। एक बार एजम्पशन मेरे साथ फिर से बोलिए। तो सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला यहाँ था हम लोग का इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो कहाँ से आने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से आने वाला है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न एंड प्लस में केई, ये दोनों कांस्टेंट रहने वाला है। उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो गया। फिर उसके बाद नो टैक्सेस हो गया, नो फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। एंड लास्ट में फर्म का जो लाइफ होने वाला वो परपेचुअल होने वाला। तो इस तरह से ये एजम्पशन हो गया वॉल्टर मॉडल का। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या दे रखा हुआ है, इसमें मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस जैसे पी से डिनोट किया जा रहा है, इज इक्वल टू सबसे पहले डिविडेंड, और डिविडेंड के बाद अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो ये क्या आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया। और रिटेन अर्निंग पर कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा, तो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के ई, और फिर होल डिवाइड बाय क्या दे रखा हुआ है, तो के ई। इस तरह से ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो आइए लिख लेते हैं इसे फॉर्मूला को, कि हम लोग का कौन सा चल रहा है, वॉल्टर मॉड्यूल। तो कॉपी में लिखते हैं वॉल्टर मॉड्यूल। वॉल्टर मॉड्यूल के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस P इज इक्वल टू सबसे पहले डिविडेंड, जो भी डिविडेंड बांटा जा रहा है वो, प्लस में अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो अर्निंग माइनस डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, तो अर्निंग माइनस डिविडेंड ये हम लोग का रिटेन अर्निंग हो गया। देखिए, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता था उसमें से 2 पार्ट होता था, एक रिटेन अर्निंग होता था और दूसरा क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था। हम उसे क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे। तो यहाँ पे अर्निंग में से अगर डिविडेंड जाता है तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया रिटेन अर्निंग। इस रिटेन अर्निंग पर कंपनी कुछ ना कुछ कमाएगी, तो वो क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसके डिवाइड बाय में हम लोग क्या करते हैं, केई करते हैं। एंड उसके होल डिवाइड में हम लोग क्या कर दिए, केई कर दिए। तो इस तरह की ये हम लोग का वॉल्टर मॉड्यूल का फॉर्मूला हो गया। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, P इज इक्वल टू, P यहाँ पे क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डी हो गया, प्लस में अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाई के ई, और होल डिवाइड बाई के ई। तो एक बार ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए एंड इसे लर्न कर लीजिए। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बस एक बार लिख लीजिए एंड उसके बाद लर्न कीजिए। अच्छा, आप लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार देखिए, फिर से सुनिए। अभी तक हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़े हैं डिविडेंड पॉलिसी में, तो हम लोग अभी तक में 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला क्या था,
हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस में क्या था, तो हाइपोथेसिस में था P0 इज इक्वल टू, रिविजन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ बुक में ही, क्या था, तो P0 इज इक्वल टू T1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला था किसमें, हाइपोथेसिस में। दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म, जिसे क्या बोला जाता था, NP0 इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, तो यहाँ होता था हम लोग का n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 प्लस क्या होता था, 1 प्लस के। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू ऑफ फॉर्म का ये फॉर्मूला दो था हम लोग का हाइपोथेसिस के लिए। एंड अभी जो हम लोग किए हैं, अभी वॉल्टर मॉड्यूल में किए हैं, तो वॉल्टर मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, तो अर्निंग माइनस डिविडेंड रिटर्न अर्निंग आ गया, इसे R से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय के ई, और इसका होल डिवाइड बाय क्या हो गया, के ई हो गया। तो इस तरह से हम लोग का वॉल्टर मॉड्यूल प्लस में हाइपोथेसिस का फॉर्मूला दोनों हो गया। और आई थिंक आप लोग को लर्न भी हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप लोग लर्न कर लीजिए। फिर हम लोग आगे भी के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, उससे पहले ये देख लीजिए। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग एक बार समझ लीजिए। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन कमा रहा है इस केस में, तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो कुछ भी कमाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है, ठीक है। और के क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी जो फंडिंग दे रहा है, कंपनी में जो भी फंडिंग दे रहा है, तो उसका जितना एक्सपेक्टेशन होता है, उसका जितना कॉस्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है, के ई बोला जाता है। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए, जितना कंपनी कमाती है उसे क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। मान के रखो 100 रुपया इन्वेस्ट होता है, अगर 100 रुपया इन्वेस्ट होता है तो कंपनी कितना कमा पाती है, तो इस केस में मान के रखो कंपनी कमा पाती है 10 रुपीज़, यहाँ पे 10% कमा पाती है, मतलब 10 रुपीज़ कमा पाती है, तो ये हो गया आर हो गया। वही के इक्विटी वाले का कितना एक्सपेक्टेशन है, इक्विटी वाला कितना पैसा चाह रहा है, तो मान के रखते हैं इस केस में इक्विटी वाला कितना चाह रहा है, 9 रुपीज़। तो यहाँ कंपनी ज़्यादा कमा पा रही है, कंपनी क्या कर रही है, ज़्यादा कमा पा रही है 10 रुपीज़, बट इक्विटी वाले का एक्सपेक्टेशन कितना है, सिर्फ 9 रुपीज़। तो इस केस में डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए कंपनी को, तो आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी तो जितना इक्विटी शेयर वाले का एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा कमा करके दे रही है, तो इस केस में डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। देखिए, जब आर क्या है, ग्रेटर देन के ई, आर ग्रेटर देन के ई का मतलब जब कंपनी ज़्यादा कमा रही है, जितना एक्सपेक्टेशन है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर वाले का, तो उस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ज़्यादा कमा करके दे रही है। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर का देखिए, 100 रुपीज़ में ये आर मान के रखो कितना दे रखा है, 10%, बट शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कितना है, के ई कितना है, 12%। मतलब शेयर होल्डर कितना चाह रहा है कि कंपनी, शेयर होल्डर कितना चाह रहा है कि 100 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस समय मुझे मिलना चाहिए 12% का रिटर्न, बट यहाँ कंपनी के पास कितना रिटर्न आ रहा है, सिर्फ 10% आ रहा है। तो यहाँ जितना एक्सपेक्टेशन है किसका, शेयर होल्डर का, उससे कंपनी कम कमा रही है, तो इस केस में डिविडेंड बांटना चाहिए, तो इस केस में 100% डिविडेंड बांटना चाहिए। तो देखिए, जब आर इज लेस देन के ई है, आर इज लेस देन क्या है, के ई है, तो इस केस में डिविडेंड कितना होना चाहिए, तो डिविडेंड होना चाहिए यहाँ पे 100%। और वही अगर आर इज इक्वल टू क्या होगा, के ई होगा, तो आर इज इक्वल टू के ई, तो जितना डिविडेंड बांटने का मन हो उतना बांट सकता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो चार्ट हम लोग का दे रखा हुआ था, बेसिकली इसमें यही दे रखा हुआ था। देखिए, जब यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब कंपनी यहाँ ज़्यादा कमा करके दे सकती है जितना एक्सपेक्टेशन है किसका, शेयर होल्डर का, तो उस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वही कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आर और के दोनों इक्वल है, तो इस केस में क्या है, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, तो जितना चाहे कंपनी उतना पे आउट रेशियो दे सकती है, उतना डिविडेंड देना चाहिए। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन के केस में जहाँ कंपनी कम कमा करके दे रही है और के ई क्या है, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो उस केस में पॉजिटिव है, तो 100% डिविडेंड देना चाहिए। इसी के साथ हम लोग का ये वॉल्टर मॉड्यूल का जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट होता है। बस आप लोग को लिमिटेशन पढ़ लेना है एंड
एडवांटेज पढ़ लेना। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं सम्स। ओके, जो है इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है।